डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट ई का ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको प्रश्नावली 8.1 के सभी पार्ट के वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। और हाँ, 9 क्लास की अगर सभी वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। हमने 9 क्लास के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हो। बाकी इसकी तो हमने वीडियो की लिंक, सभी वीडियो की लिंक दे ही रखी है। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, नहीं, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको आकृति दिखा दें, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, यानी कि एक चतुर्भुज है, ये नहीं बताया है कि कौन सा चतुर्भुज है, बस इतना बता रहा है कि इसके विकर्ण इक्वल हैं, बराबर हैं, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। और ये एक दूसरे को समद्विभाजित तो कर रहे हैं, लेकिन समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, तो वह एक वर्ग है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ प्रूफ करना है कि यह जो चतुर्भुज है यह एक वर्ग है। हाँ, आप देख सकते हो कि किसी के क्वेश्चन में, किसी की किताब में ये समकोण शब्द नहीं दिया होगा, परस्पर समद्विभाजित करें, सिर्फ इतना ही दिया होगा। तो आप उस चीज़ को बना लेना, समकोण अपने से बना लेना, ठीक है। अगर आपकी किताब में दिया है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो हमें सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि यह जो आकृति है वह एक वर्ग है। ओके, ABCD एक वर्ग है। तो क्वेश्चन को पढ़ के हमें जो चीज़ सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है उसे हम लिख लेते हैं, यानी कि ज्ञात है। ज्ञात क्या है कि विकर्ण AC और BD क्या है, इक्वल है। विकर्ण AC इक्वल है BD के। ओके, ये चीज़ हमें ज्ञात है। तथा ये विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं। हम समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब AO बराबर होगा OC के, उसे भी लिख लेते हैं। AO बराबर है OC के। अभी ये विकर्ण ही बराबर हैं तो BO बराबर है OD के, लेकिन ये BO और OA भी बराबर होगा, क्योंकि ये जब विकर्ण बराबर हैं तो विकर्ण का आधा भी तो बराबर ही होगा। ओके, तो ये इक्वल होगा BO इक्वल OD के। इतना चीज़ आपको समझ में आया, ये चीज़ जानकारी में ही दी गई थी, ठीक। तो इतना चीज़ हमें दिया गया है। एक चीज़ हमें और दिया गया है कि ये जो है 90 अंश का कोण है, या फिर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि यहाँ पे चारों एंगल क्या है, 90 अंश के कोण है। अब 90 अंश का कोण हम ना लिख के AC लंब BD लिख रहे हैं, तो हम इसको इधर ही लिख दें। क्या आता था, AC जो है वो लंब है किस पे, BD पे, यानी कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे पर ही लंब का काम कर रहे हैं, तो हम इतना लिख रहे हैं। अब लंब का मतलब कि ये एंगल 90 अंश, ये एंगल, यानी कि चारों एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हम लिख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। अभी हमें क्या प्रूफ करना है, हम उसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि दर्शाना है, दर्शाना। हमें क्या दर्शाना है जी कि ABCD एक वर्ग है, बस इतना ही कि ABCD क्या है, वर्ग है। अब वर्ग हम कैसे दर्शा सकते हैं कि एंगल A हो या B हो या C हो या फिर D हो, इन तीनों में से या फिर कोई भी एक एंगल को हम 90 अंश प्रूफ कर दें, या B को हम 90 अंश प्रूफ कर दें, या C को 90 अंश प्रूफ कर दें। बस किसी भी एंगल को हम किसी तरीके से 90 डिग्री प्रूफ कर दें तो हमारा ये वर्ग हो जाएगा। और एक चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा कि ये चारों भुजाएं क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, ठीक। आपको तो पता ही है कि विकर्ण जो है एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, तो एक प्रमेय यहाँ पे लागू होता है। तो हम वो सबसे पहले प्रमेय लिख देते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। देखो भाई, हमने एक प्रमेय लिख दी है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। और इस चतुर्भुज में वही तो काम कर रहा है, यानी कि ये विकर्ण क्या है, परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। अब देखो, समद्विभाजित कर रहे हैं तभी तो हमने ये चीज़ लिखा था। तो मतलब कि यह क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। देखो, अतः में हम क्या लिख देंगे कि अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ये विकर्ण जब एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं तो ये चतुर्भुज क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। अब समांतर चतुर्भुज का एक प्रमेय और लगाएंगे, उसे भी हम लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो हमने एक प्रमेय और लिख दी, बता देते हैं क्या है कि समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है। यह भी एक समांतर चतुर्भुज का प्रमेय ही है। इस प्रमेय के अनुसार अगर कोई चतुर्भुज समांतर है, जो कि ये सिद्ध हो चुका है कि हाँ समांतर है,
अगर कोई चतुर्भुज समांतर है और उस चतुर्भुज में कोई भी अगर एक विकर्ण हम डालते हैं तो वो विकर्ण जो है उस क्या कहते हैं उस चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। अब देखो यहाँ पे विकर्ण अगर AC की ही बात करें तो अगर हमने विकर्ण AC डाल दिया तो ABC और ADC ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम प्रूफ हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे वही लिखते हैं कि विकर्ण किसके लिए, विकर्ण AC के लिए, AC के लिए। अब जब हम AC विकर्ण ले रहे हैं तो ये त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ADC के, त्रिभुज ADC के। देखो अगर आपको सभी प्रमेय के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा, समांतर चतुर्भुज के सभी प्रमेय के बारे में नॉलेज होगा, तब तो आपको क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। लेकिन अगर आपको चतुर्भुज के प्रमेय के बारे में नहीं पता तो हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखे है और काफ़ी डिटेल में बना रखे है, तो आप चाहो देख सकते हो, आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, चतुर्भुज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उस प्लेलिस्ट में ही आपको चतुर्भुज से संबंधित सारी वीडियो मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ABC त्रिभुज सर्वांगसम हो गया ADC के। अब देखो जब ये त्रिभुज यानी कि ये दोनों मिलके इस त्रिभुज के सर्वांगसम में हैं तो AD जो है वो BC के बराबर है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि AD जो है वो BC के बराबर है तथा AB जो है वो DC के बराबर है, यानी AB जो है वो किसके बराबर है, DC के। कारण में लिख देंगे CP CT, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके संगत भाग बराबर हैं। अब बाकी ये चीज़ हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि त्रिभुज जब त्रिभुज जब समांतर है तो आमने सामने भुजाएं इक्वल ही होती हैं। ओके, अभी यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम हल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जगह नहीं है तो हम थोड़ा इस तरफ देखो हल करते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या प्रूफ कर लिया, ये भुजा इस भुजा को प्रूफ कर ली और ये भुजा इस भुजा के बराबर प्रूफ कर ली। अब हमें किसी तरीके से इस भुजा को इस भुजा के बराबर प्रूफ करना है, या फिर इस भुजा को इस भुजा के बराबर प्रूफ कर दें तो ये चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इस भुजा को इसके बराबर प्रूफ करते हैं तो ये त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पर वही लिखेंगे कि त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOB में इन दोनों को हम सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। अब सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए हमें देखो 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले इस त्रिभुज में OD है और इस त्रिभुज में BO है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि OD जो है वो इक्वल होगा OB के। ठीक है, क्योंकि ये विकर्ण समद्विभाजक है तो इक्वल ही होगा। अभी हमने आगे दर्शा दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सिद्ध किया हुआ है या फिर दिया है हम लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है। और देखो AO, ये भुजा AO जो है इन दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, यानी AO। ठीक है, उभयनिष्ठ है। अभी देखो ये 90 अंश है कोण, और ये कोण भी तो 90 अंश का ही होगा, क्योंकि ये है तो ये भी 90 अंश का होगा, क्योंकि लंब का काम कर रहा है। तो हम इन दोनों को भी लिख देते हैं, यानी कि एंगल AOD बराबर है एंगल AOB के। अभी देखो साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, यानी कि त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AOB के। अब देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो मतलब ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि AD जो है वो बराबर हो गया AB के, कारण CP CT। ओके, AD जो है AB के बराबर हो गया। अब AD के इक्वल टू में BC भी है, तो यानी कि BC भी क्या हो गया, ये भी AB के बराबर हो गया। ठीक है, अब AB के इक्वल टू में DC भी है, तो हम यहाँ पे DC भी क्या करेंगे, वो यहाँ पे BC ही रहने देते हैं। BC जो है AB के स्थान पे हम DC लिख देते हैं, क्योंकि DC यानी कि चारों भुजाएं एक दूसरे के इक्वल में हो गई, कोई परेशानी नहीं हुई। अब देखो हमने चारों भुजाएं तो एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर ली। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ प्रूफ करना है, कोई भी एंगल को हम 90 अंश प्रूफ कर दें तो हमारा ये वर्ग ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो देखो इसके लिए हम किस एंगल को बराबर प्रूफ करते हैं, एंगल A को। हम एंगल A को ही 90 अंश का प्रूफ कर देंगे। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आप इसे देखो, त्रिभुज AOD में हम लिखेंगे कि त्रिभुज AOD में, इस त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर है,
हमने अभी क्या कहते हैं उस साइड प्रूफ किया था, क्योंकि समद्विभाजक है तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब पूरा जब विकर्ण ही एक दूसरे के बराबर है तो ये भुजा इसके बराबर होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AO जो है वो OD के इक्वल में है। अब इक्वल में है तो मतलब कि ये जो त्रिभुज है AOD वह समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा का सम्मुख कोण ये और इस भुजा का सम्मुख कोण ये बराबर होगा, तो हम लिख देंगे कि यानी कि एंगल OAD इक्वल होगा किस एंगल के, ODA के, एंगल ODA के। देखो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल को हमने बराबर प्रूफ कर दिया। अब इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब हम देखो, अब हम जस्ट प्रूफ करने ही वाले हैं। अब आप ये बताओ, ये एंगल और ये एंगल कितने अंश के बराबर होगा, 90 अंश के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज AOD, ये त्रिभुज है AOD, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। अब जब तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, अब 180 अंश में अकेले ने ही 90 अंश ले रखा है, तो बाकी के तो 90 ही अंश बच रहा है, तो बाकी की ये त्रिभुज, बाकी का ये एंगल और ये एंगल मिल बांट के लेंगे 90 अंश, तो ये एंगल और ये एंगल मिल के कितना होगा, 90 अंश है। देखो एंगल OAD प्लस एंगल ODA इक्वल टू कितना होगा, 90 अंश। और वैसे भी ये 90 अंश एक तरीके से और प्रूफ कर सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये इस त्रिभुज का ये वाला जो एंगल है बहिष्कोण है। अब बहिष्कोण है तो मतलब कि ये बहिष्कोण है, तो इसके दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो विपरीत अंतःकोणों के, तो ये कोण और इन कोणों के बराबर होगा। तो किसी भी तरीके से कोई भी आप यहाँ पे कारण लिख दो, तो हम यहाँ पे यही कारण लिखेंगे कि त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के नियम से, कोणों के योग के नियम से, योग के नियम से। अभी देखो, अब बस एक चीज़ और आप ध्यान दो, बस आपका प्रूफ होने ही वाला है। OAD यानी कि एंगल OAD कहाँ पे है, OAD ये वाला एंगल है भाई, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है भाई। इस एंगल के स्थान पे हम ये एंगल लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि भाई सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होंगे, और उसी तरीके से ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो हम इस एंगल के स्थान पे ये एंगल लिख रहे हैं, यानी OAD के स्थान पे OAB लिख रहे हैं, एंगल OAB। हमने OAD के स्थान पे OAB लिख दिया, क्योंकि ये बराबर हैं, इक्वल हैं, ठीक है। और दूसरा ODA यहाँ पे है ना, प्लस ODA को हम फिर से OAD ही लिख देंगे, ठीक है। अभी OAD को ही हमने OAB लिखा, अभी ODA को हम फिर से OAD बना देंगे, क्योंकि देखो ODA कहाँ पे है, ODA ये इक्वल है OAD के, तो हम इस ODA के स्थान पे OAD लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम ये चीज़ लिख देंगे, एंगल OAD इक्वल टू 90। देखो इसके स्थान पे हमने ये चीज़ लिख दिया, क्योंकि देखो ये यहाँ पे लिखा है और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब देखो OAB और OAD, देखो OAB यानी ये एंगल रहा, और प्लस में OAD ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे दोनों प्लस में है, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके क्या एंगल बनाएंगे, एंगल A बनाएंगे, दोनों एंगल A बनाएंगे। अब आप अकेले एंगल A लिख लो या फिर BAD लिखो या DAB लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 अंश, देखो एंगल A 90 अंश हमने प्रूफ कर दिया। अब अगर जैसे ही हमने एंगल A को 90 अंश प्रूफ कर दिया और चारों भुजाओं को भी एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः ABCD क्या है, ABCD एक वर्ग है। तो देखो इस क्वेश्चन का यहीं पे हल होता है समाप्त, इसीलिए हम वीडियो को भी करते हैं समाप्त, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो या वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर समझ में नहीं आया है तो कारण जो है कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपका कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो करते हैं समाप्त। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।